नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी पीआरटी वाला, जो आगे जुलाई में होगा, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और अगर आप एस्टेट के अलावा सीटी वाला जो एग्जाम है इसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि सीटी वाला जो आपका है ये भी हो सकता है इसी के साथ में ही एग्ज़ाम हो जाए, और इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो कंप्लीट डिटेल अगर आपने नहीं देखी थी तो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप इसकी जो कंप्लीट डिटेल है उसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर हरियाणा जी के जो इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आ जाते हैं, तो जिसमें हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी क्वेश्चन से पहले। जिसने भी एचपीएससी में फिजिकल एजुकेशन वाला एग्ज़ाम दिया था, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन, तो उनका जो यहाँ पर मार्क्स जो है वो आ चुके हैं, और वो वाली वीडियो पे आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी अगर आपने मार्क्स अभी तक नहीं देखे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ जो यहाँ पर खनिज पदार्थ पाया जाता है, प्रथम स्थान है महेंद्रगढ़ का। चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, ए, और यहाँ पर इसमें हम तांबा लिख लेते हैं, तांबा, चीनी मिट्टी, या ए और बी दोनों। तो कौन सा है यहाँ पर सी आंसर। तो सी आंसर की बात करें तो इसमें ए और बी है, दोनों ही हो जाएंगे। तो चूना पत्थर और साथ में तांबा। लोहा आयस्क की अगर हम बात करें तो ये महेंद्रगढ़ और जो भिवानी है वहाँ पर पाया जाता है। चूने के पत्थर की अगर हम बात करें तो ये भी महेंद्रगढ़ और रोहतक में है। चीनी मिट्टी, कांच बालू, बेसाल्ट, ताम्र आयस्क, मार्बल, मैग्नीज, इनकी अगर हम बात करें तो ये गुड़गांव जहाँ इसमें पाए जाते हैं। कायनाट और वर्मिक्यूलाइट ये महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। क्वार्ट्ज स्लेट का पत्थर महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में पाया जाता है। बजरी फरीदाबाद, सोरा, हिसार, करनाल, गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। लोहे सख्त, जिप्सम, स्लेट या चूने पत्थर के लिए। तो नारनौल जो कौन से खनन के लिए जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है लौह अयस्क के लिए, जो ऑप्शन ए में है। तो लौह अयस्क में नारनौल और भिवानी, तो ये पाया जाता है लौह अयस्क नारनौल में और भिवानी में। चूने का पत्थर हमने ऊपर पढ़ लिया, महेंद्रगढ़ रोहतक में। चीनी मिट्टी, कांच बालू, गुड़गांव में। बजरी फरीदाबाद में हो गई। सोरा जो है ये हिसार, करनाल, गुड़गांव यहाँ पर हो गया। बेसाल्ट, ताम्र आयस्क, मार्बल, मैग्नीज, कायनाट, वर्मिकुलाइट ये महेंद्रगढ़ में हो गई। क्वार्ट्ज स्लेट का पत्थर ये महेंद्रगढ़ गुड़गांव में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मैग्नीज। मैग्नीज जो है ये हरियाणा के किस जिले में मिलता है। अब ये कहाँ पर पाया जाता है, हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल या गुड़गांव में। तो कहाँ पर पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। तो यही हमारा इसमें से आंसर जहाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्बेस्टस ये किस जिले में पाया जाता है। हिसार, गुड़गांव, करनाल या फिर महेंद्रगढ़। एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो महेंद्रगढ़ जो है वहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव ये प्रसिद्ध है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव। टीन के लिए डोलोमाइट, स्लेट या फिर फेल्सपार के लिए। तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो खनिज की बात करें तो स्लेट ही पाई जाती है यहाँ पर, स्लेट पत्थर, तो यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के स्थान पर 2800 मेगावाट का नया जो संयंत्र है ये लगाया गया है। तो रेवाड़ी, गोरखपुर, जींद या सिरसा में। तो ये गोरखपुर में है। तो 2014 में जो उसमें प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो इन्होंने फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में 2800 मेगावाट क्षमता के नापे जो पावर प्लांट है इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी। तो विद्युत सुधार आयोग,
विद्युत बोर्ड, ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन या विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए यहाँ पर उत्तरदायी है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन से वाला है, तो यही है हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 17 मार्च को, 17 मार्च और 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? अब ये खोल बावलकुंड या कोसली में स्लेट पत्थर कहाँ पर, रेवाड़ी कौन से स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो ये जो कुंड जो स्थान है यहाँ पर, तो यहाँ पर पाया जाता है। और इसका जो प्रयोग है लिखने के लिए पट्टियों और ब्लैक बोर्ड के निर्माण हेतु मेज के टॉप आदि बनाने में किया जाता है। स्लेट रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिले में कुंड, माजरा, मनेठी, पांडला, बूजर, गंजार, बिहाली और रामपुरा इन गांवों में पाया जाता है। हेलो क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन से शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है? अब सौर ऊर्जा संस्थान ये कहाँ पर है? पानीपत, रोहतक, जींद, गुड़गांव में। तो कहाँ पर है? गुड़गांव में है। तो यही हमारा सी आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पारंपरिक धातुकर्म विशेषकर कांस्य के बर्तनों के लिए जाना जाता है। अब पारंपरिक जो धातुकर्म है विशेषकर कांस्य के बर्तनों के लिए हिसार, सोनीपत, रेवाड़ी या पलवल, तो कौन सा जाना जाता है इसके लिए? तो इसके लिए अगर हम बात करें तो जो है हमारा यहाँ पर आंसर अगर हम देखें तो सी वाला हो जाएगा इसमें, अर्थात रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़ या फतेहाबाद की? तो खनिज संसाधनों में कौन से में है? तो महेंद्रगढ़ में ही है। यही हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मैग्नीज, लोहा इसक, कैल्साइट, मार्बल, तांबा इसक, चूना पत्थर, स्लेट, तो ये सारे खनिज यहीं पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय ये किस नगरी में स्थापित हुआ है? गुड़गांव, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय, तो इसकी बात करें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा हमारा। तो कहाँ पर है? अर्थात गुड़गांव में है। 21 देशों के संगठन का है। इसका शुभारंभ भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया था 30 नवंबर और 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस जिले का नाम बताओ जो हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यह स्टील सिटी आपने नाम सुना होगा, तो लोहे के पाइपों के लिए जाना जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। गुड़गांव, हिसार, यमुनानगर, हिसार या जींद, तो कौन सा है? यही है हिसार, तो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है इसे। और यमुनानगर पेपर और प्लाईवुड के लिए, जींद अनेक प्रकार के कारखानों के लिए, और गुड़गांव आईटी उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। इसके बाद क्वेश्चन है किस प्राधिकरण के द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? अब ये हरियाणा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण है, हरियाणा राज्य निवेश प्रचार बोर्ड है, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम है या भारत सरकार है? तो मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, अर्थात हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा हरियाणा के किस जिलों को बुनकरों का शहर कह सकते हैं आप? ये बुनकरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा है यहाँ पर? पानीपत ही है, बुनकरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कौन सी इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना? झज्जर, खेदड़, काकरोई या फिर यमुनानगर में? तो ये नाम आपने जो याद रखना है। तो इसका संबंध अगर हम देखें तो जो है किन से माना गया है, कहाँ पर है? झज्जर में है, तो यही हो जाएगा। इसमें कितनी क्षमता का है? 1500 मेगावाट का।
हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर इनमें कौन सा है? किसके हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर? तो ये गुड़गांव, पानीपत, फरीदाबाद या फिर कुरुक्षेत्र कौन सा है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, अर्थात गुड़गांव। तो यही है इसमें। तो हरियाणा ये का जो एक नगर है गुड़गांव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगा हुआ है और फरीदाबाद के बाद हरियाणा का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। और गुड़गांव दिल्ली के प्रमुख सैटेलाइट नगरों में से एक है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। चंडीगढ़ और मुंबई के बाद यह भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला नगर है। 1950 के दशक तक गुड़गांव एक छोटा सा गांव था जहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। आसपास के क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता खराब थी और इस कारण यहाँ भूमि की दरें काफ़ी कम थी। इसका लाभ उठाकर कई कंपनियों ने 1990 के दशक में यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना शुरू किया था। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर आपके हरियाणा जीके में जो आपके खनिज वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद में फिर हमारी जो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर जो है इसके जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। तो जिसमें यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद फिर ये इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द गिवन सेंटेंस इज डिवाइड इनटू 4 सेगमेंट्स। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज दिस सेगमेंट विद ए ग्रामेटिकली एरर। तो एक में गलती है। जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। अब इसमें देखें तो कौन से में गलती है? तो गलती की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, जेरी ड्राइविंग, इस वाले में ही गलती है यहाँ पर, क्योंकि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, मिसिंग है। तो वाज होना चाहिए था इसमें, जेरी वाज ड्राइविंग, यही होना चाहिए था, जेरी वाज ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। तो इस कारण से गलती है यहाँ पर इसमें। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द इनकोरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकोरेक्टली है एक यहाँ पर। अब इसमें अगर हम देखें तो पोसेशन और ये कहा जाता है मतलब कब्जे करने को। अनफोर्सीन अनदेखा करना, रेफर संदर्भित, वेदर मौसम। तो एक गलत है। अब गलत कौन से वाला है? तो ये जो ऑप्शन बी में आए हैं ये वाला, तो इसमें क्या होना चाहिए था, UNFOR। यहाँ पर FOUR दिया गया 4 वाला, लेकिन क्या होना चाहिए था, UNFORESWORD। अनफोर्सीन, अनफोर्सीन ये वाला होना चाहिए था। ये क्या देते हैं, अनदेखा करने को, तो यही गलत है। नेक्स्ट है सिलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। समानार्थक जो आपने बताना है यहाँ पर, अब इवोक दिया गया है, ये क्या देते हैं, श्रवण करना या फिर भाव उत्पन्न करने को। इंड्यूस मतलब प्रेरित करना या उत्पन्न करना। और इम्बंडन जो है ये त्यागना जो होता है उसको क्या देते हैं, डाइवर्ट करना मतलब ध्यान हटाना, उसको क्या देते हैं। और रिड्यूस करना, ये भी कम करनी हो गया, संकोचित करना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखें इसका जो कौन से वाला बनेगा। तो कौन से वाला सही हो सकता है, समानार्थक ये बताना था इसके जैसा ही वो। अब आह्वान करना, तो इसमें कौन सा बनेगा यहाँ पर, यही बनेगा, इंड्यूस करना, प्रेरित करना, उत्पन्न करना। या इवोक मतलब आह्वान करना भी कह देते हैं,
और इंड्यूस मतलब प्रेरित करना, तो यही इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर भी समानार्थक ही बताना है। द सोल्जर्स स्पेंट लॉन्ग पीरियड कन्वलेसिंग। अब जो सैनिक है उन्होंने लंबी अवधि तक स्वास्थ्य लाभ लिया। अब अटैकिंग मतलब अटैक करना, हमले को कह देते हैं। ट्रेवल यात्रा करने कह देते हैं। रिकवर मतलब ठीक होना, और आइलिंग जाए बीमार होने कह देते हैं। तो सैनिकों ने लंबी अवधि तक लिया था, लाभ लिया था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक होने का। ये बीमार हो तो हो नहीं सकते, तो ठीक होने का ही हो जाएगा इसमें, ये वाला जो ऑप्शन सी जो इसमें दिया गया है। रिकवरिंग कह देते हैं, मतलब पुनः प्राप्ति इसको। तो स्वास्थ्य लाभ लिया था, स्वास्थ्य ठीक होने वाला, तो यही हो जाएगा इसमें। इसके बाद सिलेक्ट करेक्टली स्पेल सेंटेंस, एक ठीक है इसमें। अब सही जो कौन से वाला है, तो इसमें भी देखें तो रेस्टोरेंट सर्विस डिलीशियस मील्स, कौन से वाली बात ठीक है इसमें। तो इसमें जो अगर ठीक क्यों अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाली यही ठीक है इसमें। द रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस मील्स, रेस्तरां स्वादिष्ट भोजन परोसता है, तो इसमें सारे में ठीक है। इसके बाद है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना है इंटेलिजिबल का। तो ये कह देते हैं इंटेलिजिबल मतलब समझने योग्य, इंटेलिजेंट जैसे, तो इंटेलिजिबल मतलब समझने योग्य। अब इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा जब हम बनाएंगे, ये स्क्रिप्टेबल, स्क्रिप्ट के योग्य, ये हो गया इम्बेजल, गबन करना, और ये हो गया इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट हो गया अस्पष्ट या फिर अस्पष्ट। डेलिब्रेट ये हो गया जानबूझकर। अब उस उल्टा बताना था यहाँ पर इसको, यह इसका मतलब है समझने योग्य। तो समझने योग्य मतलब कौन सा वाला बनेगा इसमें, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, इनकोहेरेंट, असंगत या फिर अस्पष्ट। इसके बाद आ जाता है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकली एरर। तो यहाँ पर भी व्याकरण की दृष्टि से एक में गलती है, अब वही बताना है। The lions become violently when the visitors start throwing stones at them. शेर हिंसक रूप से हो गया जब आगंतुकों ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू किया, ऐसी बात है। अब कौन से में गलती है यहाँ पर एक इसमें, तो कौन से में हो सकती है गलती, बी वाले में, द लायन बिकम वायलेंटली में, इसी में है। अब यहाँ पर वायलेंटली दिया गया है, अब वायलेंटली की जगह यहाँ पर वायलेंट ये होना चाहिए था, वायलेंटली की जगह वायलेंट होना चाहिए था यहाँ पर। VIOLENT, VIOLENT, वायलेंट, तो ये वाला होना चाहिए था यहाँ पर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो सेंस ऑफ मेन पॉइंट ऑफ एनी पैसेज, लेक्चर और बुक, तो उसे क्या कहा जाता है, किसी भी अंश, व्याख्यान या पुस्तक का सार या मुख्य बिंदु, किसी भी अंश, व्याख्यान या पुस्तक का सार या मुख्य बिंदु। जिस्ट, जिस्ट कह देते हैं सारांश को। यह है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ये कह देते हैं महत्व को। मीनिंग मतलब अर्थ ही हो गया, और हार्ट मतलब दिल, या सार को भी कह देते हैं, इसका मतलब सार भी होता है, सार।
हार्ट, आपने दिल सुना होगा, तो ये सार भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा है, सेम एज द ग्रुप ऑफ 41। तो इसमें अगर हम देखते हैं इसमें, तो सही जा कौन से वाला है इसका, ए वाला है, जिस्ट ये वाला, ये क्या देते हैं सारांश को। सारांश क्या होता है, मतलब जैसे एक पूरी बुक है, उसका थोड़ा सा हिस्सा, पूरी बुक का निचोड़, सारांश। तो किसी भी अंश व्याख्यान पुस्तक का सार या मुख्य बिंदु, उसे क्या देते हैं सारांश। इसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर समानार्थक बताना है इसका। अब यहाँ पर दिया गया है इसमें गोस्ट्रेस्क, गोट्रेस्क है ये, गोट्रेस्क, और ये क्या देते हैं अजीब या फिर क्रूप को, अजीब या क्रूप। अब जब इसका समान बनाएंगे समानार्थक, शेमफुल ये क्या देते हैं शर्मनाक को, और कोमली मतलब सुंदर को क्या देते हैं अगली, कुरूप को क्या देते हैं, और यह है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस ये क्या देते हैं सहज को, स्पॉन्टेनियस मतलब सहज। तो इसका जैसे ही बताना था यहाँ पर, इसके जैसा कौन सा बनेगा, ग्रोस्टेस्क अजीब या कुरूप, कुरूप मतलब अगली, तो यही वाला इसका हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर गोस्टेस्क अजीब कुरूप विकृत भी क्या देते हैं इसको। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो अरुषा परचेज द मोस्ट गुड ऑफ ऑल द सूट्स केप्ट इन द शॉप। तो अरुषा ने दुकान में रखे सभी सूटों में से सबसे अच्छा खरीदा। तो यहाँ पर बताना है इसमें, अब जो इसका जो अंडरलाइन वाला है, अब यहाँ पर अंडरलाइन जो है इसमें कौन से वाले में है, और द मोस्ट गुड वाले, कौन सा द मोस्ट गुड ये वाला। तो इस कौन सा सही रहेगा यहाँ पर, द मोस्ट गुड का मतलब क्या होता है इसमें, तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो दिया गया है द बेस्ट, यही होता है मोस्ट गुड मतलब द बेस्ट सबसे अच्छा। द गुड्स समान को क्या देते हैं, द बेस्ट सबसे अच्छा होता है। द मोर गुड अधिक अच्छा, द गुड अच्छा, तो बेस्ट यही है यहाँ पर, गुड बेटर बेस्ट। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर भी इसका समानार्थक ही आपने बतलाना है, लविंग। अब लविंग जो है यहाँ पर ये कह देते हैं प्यार करना या फिर स्नेह करना उसको। अब ये है सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट कह देते हैं अधीनस्थ को। अफेक्शनेट मतलब स्नेही। रिजुवेंट यह है रिजुवेंट कायाकल्प करना, और यह ऑफिस, ऑफिस है ये रूखा या फिर दूर करने का, दूर का। तो इसका लविंग का बताना है, लविंग का कौन से वाला बनेगा इसके जैसा, तो बी वाला जो है इसमें हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा ये वाला। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट जो है इसका मतलब भी स्नेह होता है, स्नेह मतलब प्यार, और लविंग का मतलब भी वही है स्नेह प्यार, तो यही हो जाएगा इसका। इसके बाद है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। We as human beings have a tendency of believing in the things that can be seen and touched। तो इसका मतलब क्या है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है तो वो है, हम मनुष्य के रूप में उन चीज़ों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति रखते हैं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है। तो यहाँ पर इम्पलेबेबल यह है इम्पलबेबल, इम्पलबेबल ये क्या देते हैं अस्पृश्य। स्पिरिचुअल ये क्या देते हैं आध्यात्मिक को। इनएक्सप्रेसिबल, इनएक्सप्रेसिबल मतलब
अवर्णनीय, जिसके मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय। और यह टेजिबल, टेजिबल क्या देते हैं, ठोस या फिर स्पर्शनीय। तो यहाँ पर आया था कि हम मनुष्य के रूप में उन चीज़ों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति रखते हैं जिन्हें देखकर छुआ जा सकता है। जैसे आप कोई वस्तु लेने चल जाते हैं दुकान पर, तो या कपड़े से ही लगा लो, कपड़ा लेने चल जाते हैं तो अपने हाथ से छूकर आप उसे पता करते हैं कि कपड़ा अच्छा है, खराब है, लेने लायक है या फिर नहीं है। तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं यहाँ पर, मतलब टेंजिबल, स्पर्शनीय, जिसे आप छू सकते हैं तो उसे कहा जाएगा टेंजिबल, स्पर्शनीय। इसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आइडियम टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर क्या है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो है इसमें आ जाती हैं। आफ्टर मंथ ऑफ डिरेक्शन एंड एफर्ट आई फाइनली कंप्लीटेड द मैराथन, आई कैन रियली फॉर दिस अकम्प्लिशमेंट। तो महीने के समर्पण और प्रयास के बाद मैंने आखिरकार मैराथन पूरी कर ली और मैं इस उपलब्धि के लिए वास्तव में कर सकता हूँ। ईट लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह खाना, मतलब बहुत खाना। आप ए क्रीक विदाउट ए पैडल, बिना चप्पू के धारा में होना, मतलब मुश्किल स्थिति में होना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा करना, मतलब अपनी राय या दृष्टिकोण बदलते रहना। पैट माई सेल्फ ऑन दी बैक, खुद की पीठ थपथपाना, अपनी उपलब्धि के लिए खुद की प्रशंसा करना। तो यही बात कही गई थी यहाँ पर कि महीने के समर्पण और प्रयास के बाद मैंने आखिरकार मैराथन पूरी कर ली, मैं और इस उपलब्धि के लिए वास्तव में खुद की पीठ थपथपा सकता हूँ, मतलब अपनी उपलब्धि के लिए खुद प्रशंसा कर सकता हूँ। तो ये वही बात है, जैसे आपका स्टेट का एग्ज़ाम है, अपना स्टेट का एग्ज़ाम की बार कंप्लीट कर लोगे, मतलब इसे पास कर लोगे, तो आप भी कहने लायक हो जाओगे कि मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। तो ये हो जाएगा पैट माई सेल्फ ऑन दी बैक, अपनी पीठ थपथपाना, खुद की पीठ थपथपाना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर भी दोबारा से मुहावरे, लोकोक्ति ही है। द लीडर्स ऑफ द लिंग्विस्टिक असेंबली ऑन won the hearts of the members through this maiden speech during the session in state council। तो विधानसभा के नेता ने राज्य परिषद के सत्र के दौरान अपने पहले भाषण में सदस्यों का दिल जीत लिया। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो मुहावरे, लोकोक्ति हैं। अब जो अंडरलाइन जो यहाँ पर आई है, कौन सा, ये वाला मैदान स्पीच, ये वाला। अब मैदान स्पीच का मतलब क्या होता है, फाइनल स्पीच मतलब अंतिम भाषण, क्लोजर स्पीच समापन भाषण, फर्स्ट स्पीच पहला भाषण, या लॉजिकल स्पीच मतलब तार्किक भाषण। तो विधानसभा के नेता ने राज्य परिषद के सत्र के दौरान अपना पहला भाषण से सदस्यों का दिल जीत लिया। मैदान स्पीच मतलब पहला भाषण, पहला भाषण मतलब फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन कह देते हैं जैसे। तो पहले भाषण से या अपना दिल, जो सदस्य जो थे उनका दिल जीत लिया। इसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इवन इफ you are never heard this name, you will be probably met someone with his words tattooed in their skin or heard them sing a music concert। मतलब भले ही आपने उसका नाम कभी ना सुना हो, भले ही आपने उसका नाम कभी ना सुना हो, आपने शायद किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की हो जिसके शरीर पर उसके शब्द टैटू गोदे हों, या किसी संगीत समारोह में उन्हें गाते हुए सुना हो। तो उसे क्या कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा उसे, टैटू इन देयर स्किन का मतलब क्या होता है, टैटू इन देयर स्किन। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है, तो इसका अर्थ है ऑप्शन यहाँ पर डी से, टैटूड ऑन देयर स्किन। इसके बाद है पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर।
अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। लाइनें आगे पीछे हैं, इनको सही करना है। अब सही लाइनों को अगर हम देखें तो कौन से वाली बन सकती है यहाँ पर लाइन इसमें, तो at the same time giving happiness to the poor by providing them with food, clothes, money or grain. Festivals in India are celebrated to share happiness to being in the presence of the members of the family. तो इसमें अगर हम लाइनों को सही क्रम में लगाएं तो ऑप्शन सी वाला ये हो सकता है इसमें, मतलब CABD ये वाला। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो इन लाइनों को तो क्या हिंदी बनेगी इनकी कि भारत में त्यौहार खुशी बांटने के लिए मनाए जाते हैं, साथ ही गरीबों को खुशी देते हुए उन्हें भोजन, वस्त्र, धन या अनाज प्रदान करके और परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में रहकर। तो ऐसे ही बन सकती है ऑप्शन सी, फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर बाय प्रोवाइडिंग देम विद फूड, क्लॉथ्स, मनी और ग्रेन बाय बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। तो क्या ऐसे भी हो सकता है मेरी? इसी वजह सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव है यहाँ पर, 1 2 3 होता है इसमें। द चीफ प्रिपेयर्स द मील विद ग्रेट केयर, से बहुत सावधानी से भोजन तैयार करता है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? तो कौन से में शुरू होगा? तो द मील से हो जाएगा। द मील, तो द मील इज प्रिपेयर्ड विद ग्रेट केयर बाय द चीफ। तो ऐसे भी हो सकता है ऑप्शन सी में जो है ये वाला, द मील इज प्रिपेयर्ड विद ग्रेट केयर बाय द चीफ। द मील इज प्रिपेयर्स का प्रिपेयर्ड हो जाएगा, द मील इज प्रिपेयर्ड with great care by the chief। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। समानार्थक बताना है। नेक्स्टरी यहाँ पर, नेक्स्टरी मतलब नेसेसरी मतलब आवश्यक, नेसेसरी आवश्यक को क्या देते हैं? नेसेसरी। अब ये पोटेंशियल मतलब संभावित, इसेंशियल मतलब अनिवार्य, एक्सटेंशियल ये क्या देते हैं? अस्तित्वगत को, और ये है यहाँ पर स्पेशल मतलब स्थानीय। तो समानार्थक बताना था नेसेसरी का। नेसेसरी मतलब आवश्यक, आवश्यक कौन सा होगा इसमें? तो इसेंशियल यही हो जाएगा, अनिवार्य, ऑप्शन बी वाला। दोनों का मतलब एक ही है, ये भी आवश्यक, ये भी आवश्यक, इसेंशियल। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फ्लोइंग सेंटेंस या एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस है यहाँ पर, द नॉवेल्स ऑफ डेक्कन्स आर बीइंग रीड बाय मयंक। तो डेक्कन्स के उपन्यास मयंक द्वारा पढ़े जा रहे हैं। तो जब हम इसको भी बनाएंगे तो कहाँ से बनेगा ये? तो जब हम इसको बनाएंगे कहाँ से बनेगा? इसी से हो जाएगा, मयंक से। मयंक यहाँ से हो जाएगा, मयंक इज रीडिंग, डेक्कन्स है, आर बीइंग है, तो क्या हो जाएगा? मयंक इज रीडिंग, मयंक इज रीडिंग और द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस, ऑप्शन ए वन। मयंक इज रीडिंग, रीड है तो ING भी है यहाँ पर, बीइंग है इसको बनाना था, आर बीइंग दिया गया है तो बीइंग कट कर यहाँ पर इज ING जुड़ जाएगा इसके साथ। मयंक इज रीडिंग द नॉवल ऑफ डिकेंस, तो ऐसे हो जाएगा, मयंक इज रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस। तो ए वाला ठीक है इसमें। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words।
तो वाक्यांश के लिए एक शब्द फियर ऑफ स्नेक्स, सांप का डर। अब उसको क्या कहा जाएगा जो सांप से डरता हो? ये पहले वाला है यहाँ पर क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है जिसे बंद जगह से डर लगता है। सिजने सिजनेसोफोबिया, यह है सिजनेसोफोबिया। ये इसका मतलब है रिश्तेदारों का डर। सिजनेसोफोबिया मतलब रिश्तेदारों का डर। यह है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया मतलब विदेशियों से नफरत। और ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया इसका मतलब है सांपों का डर। तो यही इसका सी आंसर हो जाएगा। ओफिडियोफोबिया मतलब सांपों का डर। क्लस्ट्रोफोबिया बंद जगह का डर, सिजनेसोफोबिया रिश्तेदारों का डर, जेनोफोबिया विदेशियों से नफरत, और ओफिडियोफोबिया सांपों का डर। तो यह हमारे आपके इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन थे। इसके बाद रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए और फिर दूसरे 8 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए और पुनः 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब 3 बार करना है एक जैसा काम, और जो बच गए उनको सीधे क्रम में, तो पहले जैसा ही रहने दिया जाए तो 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? जैसे ABCD होती है, ये तो होगी आपके A से Z, मतलब ये पहला और ये 26वां। अब ये उल्टे करने थे। अब इसमें पहले 8 अक्षर है जैसे ABCDEFGH, तो यही होता है। अब इनको उल्टा लिखना है हमें। अब उल्टा लिखने के लिए जब हम लिखेंगे इनको तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से ABCDEFGH ऐसे हो जाएगा। अब दोबारा से फिर जो बाकी बच गए 8 और उनको भी जो है ऐसे ही लिखना है। अब 8 के बाद फिर यहाँ से ऐसे ही यहाँ से लगा लो 9 10 11 फिर 12 13 14 15 16, तो यहाँ पर इनको भी फिर वैसे ही यहाँ से ही H के बाद IJKLMNOP, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर भी फिर ऐसे ही 8 करने हैं और 8 अक्षर हो गए पहले, फिर दोबारा से 8 अक्षर हो गए और दोबारा से फिर 8 और करने हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर P तक आ गया 16 तक, तो ऐसे ही यहाँ पर फिर दोबारा से 17 18 19 20 21 22 ये 23 24 25 और मतलब ये 8 और जोड़ेंगे इसमें तो 8 23 24 तक आएंगे यहाँ पर 24 तक। तो फिर यहाँ पर भी इसमें देखें तो कौन सा, फिर इनका भी वैसे ही 8 को उल्टे लिखना है। P तक लिख लिया था हमने यहाँ पर, तो P के बाद MNOP, फिर यहाँ पर QRSTUVWX, तो 24वां X हो जाएगा। अब ये भी 8 ये उल्टे लिख लिया हमने। अब जो बाकी बच गए कहाँ तक लिख लिया हमने? WX तक लिख लिए, 24वां अक्षर X है। तो इसके बाद जो बच गए कौन कौन से बच गए? 2 बच गए बस। इसके बाद तो X Y Z 25 और 26वें में X Y और Z, ये 2 बचेंगे। अब यहाँ पर फिर आगे क्या है? शेष अक्षरों को सीधे क्रम में अर्थात पहले जैसे ही रहने दिया जाए, तो 8वें अक्षर के बाएं। अब ये जब हम लिखे तो ये कौन सी थी? बाईं साइड थी, ये दाएं थी। तो इसमें क्या है? दाएं 8वें अक्षर के बाएं, दाएं 8वें अक्षर के बाएं 7वां जो है 7वां अक्षर आपने बताना है इसमें। अब दाएं से 8वां अक्षर और कौन सा होगा? V हो जाएगा। और V के बाएं 7वां अक्षर, V के बाएं 7वां अक्षर, 7वां अक्षर कौन सा होगा? M होगा। तो यही है फिर यहाँ पर
इसके बाद है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें और दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला जब हम लिखते हैं ABCD, तो ए से मतलब ए से जेड तक पहला, ये 26वां, तो 20 दाएं से 20वां। अब यह है दाईं साइड, यहाँ से 20वां 20वें नंबर का, दाएं से 20वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। अब ये 20वां दाएं से 20वां और दाएं से ही 10वां, यही है। अब इनके बीच वाले जो है, ये बीच वाले वो आपने बताने हैं। तो इनके बीच में कौन सा आएगा, तो 9 आ जाएंगे इनके बीच में। तो मध्य में आप देख सकते हैं, मध्य में ये 9 है मध्य में, तो यही हो जाएगा फिर इसमें। तो दाएं से 20वें नंबर पर जी आता है और 10वें अक्षर पर क्यू आता है, 10वें नंबर पर क्यू आता है। तो इन दोनों के मध्य में 9 अक्षर हैं। इसके बाद है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर और दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कितने हैं। तो दोबारा से वैसे अंग्रेजी वर्णमाला में अब यहाँ पर बाई साइड है। बाई कौन सी थी, जैसे ये बायां है, जैसे आप कंप्यूटर के आगे बैठे हुए, जिस साइड में आपकी लेफ्ट जो बाजू होगी वो बाईं साइड होगी और जो राइट हैंड होगा वो दाईं होगी, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं साइड से, बाई आपकी बार उल्टा है, यहाँ पर आप बाईं साइड से 20वां नंबर है, बाईं साइड से 20वां, तो बाईं साइड से 20वां बताना है। फिर यहाँ पर वैसे ही हो जाएगा इसमें, तो वैसे फिर बाईं से मतलब ये बाईं साइड है, यहाँ से 20वां और दाएं से 18वां, दाएं से 18वां, इनके बीच में आपने बताना है बीच वाले में कितने आएंगे यहाँ पर। तो कितने आएंगे यहाँ पर, बाएं से 20वें अक्षर में कौन सा होता है, टी होता है। इजोटी अगर हम करते हैं तो 20वां अक्षर टी होता है। और जब यहाँ पर इस साइड से करेंगे, तो जब दाएं से करेंगे तो कौन सा बनेगा, फिर दाएं से 18वां अक्षर आई आएगा, आई। अब इन दोनों के बीच में 10 अक्षर आएंगे, तो यही हो जाएगा फिर। इसके बाद यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत क्रम में लिखे जाए, तो दाएं से 20वें अक्षर एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कितने अक्षर आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत क्रम में लिखे जाएं। अब बहुत सारे तो यहीं से उलझ जाएंगे। अब ये व्युत क्रम क्या गए, तो व्युत क्रम मतलब विपरीत क्रम, उल्टे कह देते हैं जिसको। तो उल्टे लिखने हैं, यहाँ पर ए होगा तो इसी प्रकार से जेड हो जाएगा, ये पहला और ये 26वां। तो यहाँ पर उल्टे लिख लिया अब हमने, ये बाईं साइड ये दाईं साइड। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत क्रम में लिखे जाए, तो दाईं से 20वां, यह है दाईं, यहाँ से 20वां अक्षर एवं बाएं से 21वां और यहाँ से 21वां। अब इनके जो बीच है इसमें आपने यहाँ पर बताने हैं। तो कितने आए, कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ पर अक्षर ही बताना था। तो अक्षर कौन सा आएगा, एम, यही आ जाएगा ऑप्शन जो बी में यहाँ पर दिया गया है। तो बाएं इसमें दाएं से 20वां अक्षर टी है और दाएं से तो 20वां टी हो गया और बाएं से 21वां अक्षर एफ आता है, बाएं से एफ आता है। तो टी और एफ के मध्य में 13 अक्षर हैं और मध्य के लिए जैसे निकालते हैं n+1/2 वाला फार्मूला, वही 13 1/2 14/2 मतलब 7, तो 7वां अक्षर एम है। इसके बाद यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षर को 4 के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाता है, तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा।
अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को 4 के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाता है। तो कौन से वाला फिर बनेगा यहाँ पर? तो 4 वाले छोड़ देने, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे ABCDEFGH। तो जब हम इसमें से 4 के गुणजाओं को छोड़ देंगे तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर बताना है। अब 4 के गुण जब इसमें छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ACDE। 4 के गुण जो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ए कौन कौन से हो जाएंगे? ACDEGHIKMOP, यहाँ पर लिख लेते हैं हम QSTUWXY। तो ऐसे हैं इसमें। अब 13वां नंबर बताना है। 13वें नंबर पर जो है इसमें क्या वो आएगा? तो ये आ जाएगा। तो इसमें क्या है, ये 2 और उसके बाद फिर जो चर जोड़ते हुए चले जाना है। 2 4 6 4 10 प्लस करते हुए चले जाना है। जोड़ से भी आएंगे तो वही आते हुए है यहाँ पर। जैसे बी है, आप देख सकते हैं, बी में फिर 4 जोड़ लो, 6 नंबर पर एफ। तो फिर ऐसे ही BFJNRVZ। तो ये सारे आते हुए हैं इसमें से। इसके बाद यदि ब्रेक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ब्रेक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अब अंग्रेजी वर्णमाला आप देख सकते हैं कैसी होती है, कैसे होगी? ABCD ऐसी होती है। तो जब हम इसे करेंगे तो क्या बनेगा? ABEKRS, यही है। अब कौन से अब वैसे के वैसे रहेंगे? B है, अब यहाँ पर देख सकते हैं AAES। तो इसमें देखें तो K और S। अब K 1 2 3 4, 1 2 3 4, K भी वहीं पर है। और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला। तो K और S ये वैसे के वैसे रहते हैं। तो 2 है ये। नेक्स्ट है BREA के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा? मतलब यहाँ पर भी वही बात है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो जब हम इसको भी बना के देखेंगे तो क्या बनेगा? इसका भी वैसे हो जाएगा, ABEK और R। तो यहाँ पर देखें तो अब इनका भी बदल गया है, के भी बदल गया है, ABE, ये भी वही है और ये वाला भी। तो मतलब एक ही है इसमें। तो यही से आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है यदि शब्द एब्सोल्यूट के अक्षर को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें तो कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे? तो यहाँ पर भी सेम वही है। इनको भी अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखें तो कौन से वैसे के वैसे रहेंगे? तो इसमें देखें तो ABELOSTU। तो A भी वहीं का वहीं है, B भी वहीं का वहीं है, और इसके साथ जो T है वो भी वहीं का वहीं रहेगा। तो 2 ये और 1 ये, तो 3 हो जाएंगे। इसके बाद शब्द आ जाता है कैटेगरी के अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो इसे भी फिर वैसे ही लिखेंगे,
ऐसे लिखा जाएगा। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो बाकी तो चेंज हो जाएंगे, वाई वहीं का वहीं रहेगा, तो यही हो जाएगा फिर इसमें ये वाला। नेक्स्ट है, यदि शब्द हेक्सजॉन के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णक्रम अनुसार लगाया जाए तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे। तो कितने उसी स्थान पर रहेंगे, अब इसमें भी देख लेते हैं। तो अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णक्रम अनुसार लगाया जाए तो कौन से वाला यहाँ पर इसका होना चाहिए, तो कैसे बनेगा, ए ई जी एच एन ओ एक्स। तो इसमें आप देख सकते हैं ये भी वहीं का वहीं है, ओ और ई ये भी वहीं का वहीं है। तो मतलब क्या इसमें एक ही वाला होगा। तो ये दो हैं जो वैसे के वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट है, यदि शब्द POTICL के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इसे पुनः व्यवस्था के बाद कितने अक्षर अपवर्तित रहेंगे। तो यहाँ पर भी वैसे के वैसे ही बताना है कितने रहेंगे। तो इसमें भी ऑप्शन ई वाला ही रहेगा, मतलब ये एक ये वाला। यदि शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो कितने के रहेंगे, इसे भी जब हम लिखेंगे तो CDOPRTU ऐसे बनेगा ये। तो इसमें भी ये जो ओ है वैसे को वैसे ही रहेगा। निश्चय, यदि प्रोडक्ट्स के प्रत्येक अक्षर को वर्ण क्रम में बाएं से दाएं लगाने पर कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो यहाँ पर भी वैसे ही जब हम इसको लगाएंगे तो क्या बनेगा, CDOPRSTU ऐसे बनेगा। अब टी भी वहीं का वहीं है और ये जो ओ है ये भी वहीं का वहीं है, तो दो हो जाएंगे इसमें। यदि TEMP और L के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार संयोजित करें तो कितने अक्षर हैं जिनके स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा है, ई और पी, तो ये भी दो हैं। वर्टिकल के अक्षर को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें तो कितने अक्षर पूर्व स्थान पर रहेंगे। अब पहले वाले स्थान पर कौन सा रहेगा इसमें, अब इसको देखें तो एक भी नहीं रहने का इसमें, तो एक भी नहीं, ऑप्शन ए वाला। इसके बाद है वाशिंगटन वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या पर है जो वर्णमाला में है। तो इनमें कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या पर है जो वर्णमाला में है। तो इसमें अगर हम इसको वर्णमाला क्रम में लगाएं तो इसमें कौन सा बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे ही ABCDEFGHIJ ऐसे लगा लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो जी जो है मतलब वो वहीं का वहीं रहता है। तो यही बताना था इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाया जाए पुनः व्यवस्था के बाद एफ के दाएं को दूसरा अक्षर कौन सा होगा। एफ के जैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला में लगाएं तो ये दाया बाया। तो एफ के दाएं मतलब ये जैसे एफ है, एफ के दाएं, एफ के दाएं यही है दाएं, एफ के दाएं को दूसरा अक्षर है, एफ के दाएं को दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब एफ कौन सा होगा, आई के, इसमें यही लगाने थे हम ना, तो आई के ये बनेगा। तो कौन सा होगा, दूसरे वाला पूछा गया था, यही हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, अब नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।